इसमें फिर ये उठकर कहता है कि तुम मुझे मिस्टर योंग बुला सकते हो। हमारा हीरो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों पर इतना जल्दी भरोसा कर लेते हो। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम हम लोगों में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम्हारा इरादा क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर वह हमारे हीरो को लैपटॉप में ऐसा कुछ दिखाता है। हमारा हीरो लैपटॉप में ऐसा कुछ देखता है जिससे वह चौंक जाता है। यहाँ पर हमारी हीरोइन हमारे हीरो का वेट कर रही होती है। जब हमारी हीरोइन लोकेशन देखती है, जीवन सोचती है वो वहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हमारे हीरो का कॉल आता है, कहता है कि मुझे कहाँ आना होगा। जीवन कहती है कि स्टेशन के ठीक बाहर पार्क में मिलो मुझे। किम मुजिन यहाँ पर उसके घर की लाइट वाइट सब ठीक कर देता है। उसके सोने के लिए उसने लाइट भी लगाई होती है। कहती है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुम चले गए थे। किम मुजिन कहता है कि मुझे लगा कि तुम भूल गई हो, लेकिन तुम नहीं भूली। किम मुजिन कहता है कि मैंने जो कुछ किया उसके लिए माफ़ी नहीं मांगने वाला। वह कहती है कि मैंने माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहा, मैं बस इतना कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे लिए ये सब मत करो। किम मुजिन कहता है उस वक्त मैं भाग गया, यह मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही होगी, तुम्हारी फीलिंग की मैं दिल से कदर करता हूँ। उसकी बहन कहती है कि मैंने एक आदमी को मार दिया, लेकिन उसका इल्ज़ाम मैंने युनसू को लेने दिया। उसकी पत्नी सोचती है युनसू हत्यारा है, ऐसा मैं नहीं कर सकती, मुझे उसे बताना ही होगा और तुम रोक नहीं सकते। किम मुजिन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। पता है जब इंसान बीमार होता है वह अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे एक दोस्त की हेल्प चाहिए होती है। इस तरह के मुश्किल में खुद को कैद मत करो, तुम जब भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा, तुम अकेले में ऐसे मत रहो। फिर यहाँ पर हमारे हीरोइन के पास दो हैसू का कॉल आता है। दो हैसू कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं सच कहूँ तो दो युनसू ने कुछ भी नहीं किया है। उस गाँव में खून हुआ था वो दो युनसू ने नहीं किया था, उसके पीछे कोई और है। उस समय क्या हुआ था मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बस तुम मेरी यह बात याद रखना। फिर दो युनसू जीवन के पास आ जाता है। वह कहता है कि मुझे सिर्फ 58 मिनट लगे हैं। जीवन सोचती है कि पहले भी तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं था, अभी भी तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है। जीवन कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। जीवन कहती है जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ उसका मतलब वो नहीं था। फिर यहाँ पर जीवन उसे गले लगा लेती है। जीवन कहती है कि काश हम एक दिन के लिए अपना शरीर बदल सके तो तुम्हें महसूस होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तब मैं इतना परेशान नहीं होंगी, फिर तुम्हें मेरा दर्द पता चलेगा। यहाँ पर उस औरत की सर्जरी खत्म हो गई होती है, बस उसे जिंदा रहना होगा। जहाँ से आगे बढ़ने के लिए उस औरत का होश में आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही ठीक हो जाए वह मुझे बता देना। यहाँ पर सरपंच का जिस गाँव में मर्डर हुआ था उस गाँव से किसी औरत का कॉल आता है। औरत कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ, जब मैं वापस घर आई तो मैं कमरा साफ कर रही थी ना, तो अजीब सी चीज़ मिली मुझे, पता नहीं है क्या है। जीवन कहती है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, अगर मैं उसे अकेला छोड़ूंगी तो खिड़की से वह भाग सकती है, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ पर था, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। जीवन कहती है मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे हो पाएगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम घर चले जाओ, मेरा मतलब है कि 2 साल में यूनाग स्कूल जाना शुरू कर देगी। मैं सोच रही थी उसे हमें अच्छे स्कूल में डालना चाहिए, उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा। बस एक बार यह केस ख़त्म हो जाए, मैं यूना के साथ एक शांत जगह रहना चाहती हूँ, हम ऐसा कर सकते हैं ना अनी। हीरो कहता है कि मुझे याद है कि तुम कितनी खुश लग रही थी, तुमने पहली बार इसे अपने गले में पहना था। जीवन कहती है बट अभी ये अच्छा नहीं लगता। जीवन हमारे हीरो से कहती है कि अभी तुम्हें जाना चाहिए, मुझे काम पर वापस जाना है। हमारे हीरो के पास उस बिजनेसमैन का कॉल आता है, कहता है कि लेन देन कल आधी रात से शुरू होगा, सबसे पहले मेरे ऑफिस में $1000 चाहिए। वहाँ पे लैपटॉप में एक वीडियो होता है जिसमें 3 लोग कैद हैं, उनमें से हमारे हीरो को एक को चुनना है। हमारे हीरो कहता है वो बच्चा, मैं उस बच्चे को लेकर जाऊँगा। वो बिजनेसमैन 1 के अलावा 7 जीरो करता है, हमारे हीरो उसके आगे एक और जीरो करता है और कहता है कि 2 मीनसेव के साथी का नाम और उसकी फ़ोटो, और मुझे वह बच्चा भी चाहिए। वो कहता है अगर तुमने ये किया है तो इसे ना कहना मुश्किल है। बिजनेसमैन कहता है क्लाइंट को उसका फ़ोन दो, कहता है कि इसी फ़ोन से मुझे कॉल करना। कहता है मैं तुम्हें कुछ टर्म्स बताऊंगा, अगर किसी भी टर्म्स को तुमने तोड़ा तो वो सौदा बंद हो जाएगा। कहता है अगर सौदा बंद हो जाता है तो मैं सबूत के टुकड़े कर देता हूँ, उस सबूत में लोग भी शामिल होते हैं। उसका बेटा कहता है वह आदमी जिसे मैंने अपनी कार से मारा वो अभी मेरा नाम लेके जी रहा है। उसके पापा कहते हैं हमने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि तुम जिंदा बच पाओगे। फिर वह कहता है तो मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊँ, तो अब क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। यूसंग कहता है कि क्या मैं उसे कह सकता हूँ कि वह मेरा नाम वापस करे। मैं उससे मिलूँगा और पूछूंगा प्लीज़ मुझे उससे मिलने दो। यहाँ पर हमारा हीरो उनको कॉल करके कहता है कि मुझे हेल्प चाहिए $1 लाख की,
वो कहते हैं कि किस लिए। हमारा हीरो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यिंजू गांव के सीरियल किलर को ढूंढ सकता हूँ। वो कहते हैं कि कैसे। कहता है कि कोई है जो इसके शादी के बारे में जानता है, वो जानकारी के लिए पेमेंट चाहता है। वो कहते हैं कि सुबह मिलते हैं, अस्पताल में आ जाओ। फिर वो कॉल काट देते हैं। वो सब कहते हैं क्या हुआ, यिंजू ने कुछ कहा क्या। उसके पापा कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं। उसका बेटा कहता है कि डैड मुझे उससे मिलने दो। कहता है कि डैड मुझे उससे मिलने दो। उसके पिता कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। उसका बेटा कहता है कि क्यों नहीं, जब मैं उससे मिलूंगा उससे मेरे पे तरस आएगा। उसके पिता कहते हैं ये इतना आसान नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि तुम्हें होश आ गया है, उसे लगेगा कि तुम उसके रास्ते की रुकावट हो। उसके पापा कहते हैं कि हमें यही प्रार्थना करनी होगी कि किस्मत हमारा साथ दे। यहाँ पर हमारा हीरो सुबह सुबह उठ जाता है, शीशे में देखकर इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह ठीक हो जाता है। यहाँ पर हमारे हीरोइन के पास अर्जेंट कॉल आता है क्योंकि वह औरत मर गई है। हमारा हीरो जाने से पहले कहता है कि तुमने कल मुझे पूछा क्यों नहीं कि मैं कल कहाँ था। हमारी हीरोइन कहती है कि जब तुम्हें बताना होगा बता देना, मैं ध्यान से सुनूंगी। हमारा हीरो कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतनी चिंता मत करो। फिर यहाँ पर जीवन चली जाती है। यहाँ पर जीवन के पास किसी का कॉल आता है। कहता है कि यिंजू सीरियल किलर मर्डर केस की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। जीवन कहती है तुम हो कौन। वो कहता है कि मैं दोयिंसू बोल रहा हूँ। वो और कहीं नहीं हमारा हीरो होता है। फिर चोई कहते हैं तुम कौन बोल रहे हो, क्या तुम असली दोयिंसू बोल रहे हो, मतलब कि दोमिंसू के बेटे। दोयिंसू कहता है कि मुझे अपने बारे में कितनी बार बताना होगा। चोई कहता है कि तुम ये नहीं जानते कि पुलिस स्टेशन में प्रैंक कॉल नहीं किया जाता। हमारा हीरो कहता है कि तुम उस आदमी से बात नहीं कर सकते जो उस आदमी तक तुम्हें पहुंचा सकता है। सर कहते हैं कि हमने तुम्हारी आवाज़ स्पीकर पे रखी है, इससे कोई तुम्हें दिक्कत तो नहीं है ना। यिंजू कहता है कि तुम मुझे बताओ कि वहाँ पर कितने डिटेक्टिव है। कहता है कि हम 4 लोग हैं। तो यिंजू कहता है कि हमारे बातचीत के बारे में 4 लोगों के अलावा किसी को पता न चले। क्या आप लोगों को मेरी शर्त मंजूर है। चोई कहता है कि ठीक है मैं वादा करता हूँ। तो यिंजू कहता है आपको बता दूँ कॉल रिकॉर्ड मैं भी कर रहा हूँ। दोमिंसू कहता है कि एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग है, इसने कई लोगों को दोमिंसू और उसके साथी को बेच दिया। मुझे उनके बारे में पूरी जानकारी है। ऐसे ही दोमिंसू और उसका साथी मिलकर अपने शिकार को पकड़ के लाता था। आज की रात मैं उन लोगों के साथ सौदा करूंगा, मुझे मेरे पसंद का इंसान मिल जाएगा। दोमिंसू के शादी के बारे में पूरी जानकारी भी होता है कि मैं आपको हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन पर छापा मारने का मौका दे सकता हूँ। डिटेक्टिव कहते हैं कि यह कब और कहाँ होगा। दोमिंसू कहता है कि पहले मेरी शर्तें सुन लो। कहता है कि यह फ़ोन नंबर मेरा नंबर नहीं है, इसका ऑनर कोई और पर्सन है। भले ही तुम लोग मेरी लोकेशन को ट्रैक कर लो, पर तुम लोग मुझे आसानी से नहीं पहचान पाओगे। यूएनजी सिटी सीरियल किलर मर्डर को खत्म करने के लिए मेरे पास जो भी जानकारी है वो सब आपको दे दूंगा। यूएनजी कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वादा करो मेरे बातचीत के बारे में किसी को नहीं बताओगे। तुम्हें मिलने वाली हर जानकारी इस केस के खत्म हो जाने के बाद खत्म हो जानी चाहिए। वो लोग कहते हैं कि और कोई शर्त नहीं है। यूएनजी कहता है नहीं बस इतना ही। चोई कहता है कि 20 साल तक फरार आदमी पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि नहीं हो सके और तुम चाहते हो मैं तुम्हारा यकीन कर लूँ, कैसे हो सकता है मेरे भाई। दोयिंसू कहता है मैं दोमिंसू का साथी नहीं हूँ। जीवन कहती है मिस्टर दोयिंसू आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप उस आदमी के बारे में जानकारी क्यों दे रहे हो जिसने दोमिंसू को बेचा है। पहले तो हम वेरीफाई करेंगे, जब हमें यकीन हो जाएगा तभी हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। सर कहते हैं कि अगर हम आपके साथ काम करते हैं तो शर्तें अपने आप पूरी हो जाएगी। दोयिंसू कहता है कि आप जिस आदमी के बारे में जानना चाहते हैं उसका नाम योमसेंग सियोल है, पर समझदारी से उसको पता न चले कि आप उसके पीछे हो, नहीं तो वो सारे विक्टिम्स को जान से मार देगा। शायद मैं भी न बच पाऊँ। यहाँ पर जीवन अपने पति को कॉल करती है। जीवन कहती है क्या कर रहे हो। दोयिंसू कहता है कि मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ। जीवन कहती है कि क्या तुम मुझे बाद में पिक कर सकते हो, क्या हम खाने के लिए बाहर चले, नूडल्स खाने जहाँ हम पिछली बार गए थे। अचानक से क्रेविंग हो रही है नहीं। दोयिंसू कहता है मुझे याद आया मैं आज रात को घर नहीं आ पाऊँगा। जीवन कहती है क्यों। दोयिंसू कहता है कि मुझे डैड के पास कुछ काम है। जीवन कहती है कि मत जाओ ना, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। जीवन कहती है कि समझने की कोशिश करो, कल रात को मुझे एक बुरा सपना आया था। जीवन कहती है क्या तुम पक्का जाओगे। दोयिंसू कहता है कि हाँ मुझे जाना ही होगा। फिर जीवन कहती है कि जो तुम्हारा मन है वो करो। फिर दोयिंसू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहे। उसकी माँ कहती है ठंड लग रही है। किशन कहता है कि नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही है, मैं बस खुली हवा में आना चाहता था। मेडागर कहते हैं कि क्या आप अभी चाय पीना पसंद करेंगे। किशन कहता है हाँ बिल्कुल। अपनी मॉम से कहता है उसे मेरे बारे में और कितना पता है। उसकी माँ कहती है हमने जानबूझकर उसे काम पे रखा है, उसने कॉन्फिडेंटली एक एग्रीमेंट में साइन भी किया है, वह किसी को भी नहीं बताएगी। क्या हुआ बेटा, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम किसी इंसान से मिलना चाहते हो, कौन है वो।
ऐसा कहता है वह एक औरत है। मैं उस वुमेन से मिलने वाला था। अगर पहले एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो मेरा जीवन कुछ अलग होता। आंटी कहती है कि तुम तो उसके साथ इंटरव्यू करने गए थे ना। उसने कहा था कि मैं तुम्हें ही इंटरव्यू दूंगी। तुमने इंटरव्यू लिया कि नहीं? किमुजिन कहता है नहीं। कहती है कि तो क्या किया? क्या तुम लोग डेट कर रहे हो? क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? किमुजिन कहता है कि हाँ वही हुआ। यहाँ पर वह दो यीशु को उसके टाइम के पीछे ले जाती है। ऐसे सोचो कि तुम अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार पे हो। मैं शुरू करती हूँ 1 2 3। कहती है कि अब तुम्हारे पास बहुत सारा समय है, अपने चारों ओर ध्यान से देखो। यहाँ पर दो यीशु को दिखाई देता है। उसके हाथ के नाखून जो कि बहुत छोटे हैं, उसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है और उस पट्टे पर वो उसे निशान दिखता है। कहती है कि मैंने कहीं इसे देखा है। वो कहती है कि क्या तुम अपराधी का चेहरा देख सकती हो? दो यीशु उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है। दो यीशु को वो देख रहा होता है अपनी दोनों आंखों से। दो यीशु कहती है मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वह कहती है कि तुम शांत हो जाओ, 3 तक गिनने पर तुम जाग जाओगे। 1 2 3। तो यीशु डर कर कहती है कि इसका मतलब है कि वह मुझे मारने आ रहा है। वह कहती है कि आप शांत हो जाइए, आपने जो कुछ भी देखा वो 18 साल पहले का था। कहती है कि मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में तुम्हें गाड़ी चलानी चाहिए। तुम्हें किसी को कॉल करके बुलाना चाहिए। वहाँ पर सभी डिटेक्टिव उनका डाटा निकाल लेते हैं। उसका नाम योंग चंग चियोल है और उसका जन्म 1973 में हुआ था। वो 17 साल का था। उसने बहुत सारी हत्या की थी। उन सभी आरोपों में वह 10 साल तक जेल में रहा था। यह सभी डाटा देखकर उनको दो युनसु पर विश्वास होने लगता है। यहाँ पर किम मुजिन उसे लेने के लिए आता है। कहता है कि अब तुम हमेशा अपने साथ मुझे ले चलो। सुना है कि हाइपोथेरेपी के बाद गाड़ी चलाना अच्छा नहीं है। दो हैसु कहती है कि मैं किसी और डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ, मुझे उस डॉक्टर पर विश्वास नहीं है। यहाँ पर किम चोई कहता है कि हम किसी मुजरिम की रक्षा कैसे कर सकते हैं? यह किस कानून में लिखा है? ऐसा करते हैं हम उससे बातें करते रहेंगे और वह बातों बातों में ही कभी न कभी अपनी लोकेशन लीक कर ही देगा। हम इसी मौके का फायदा उठाकर उसे भी पकड़ सकते हैं। यहाँ पर दो युनसु सभी को कह देता है कि वो सभी बातें मैंने पुलिस को बता दी है, पर वो लोग दो युनसु से सहमत नहीं होते हैं। दो युनसु कहता है यही तरीका है, हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही हुई तो उन लोगों ने मेरी रक्षा करने का वादा किया है। दो हेसु कहती है तुम पुलिस पर भरोसा कैसे कर सकते हो? तुम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। उन्हें जो चाहिए वो तुमसे ले लेंगे और तुम्हारी पीठ पर छुरा घोंप देंगे। किम्बुजिन कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुम्हें बस उस आदमी से जानकारी हासिल करनी थी। उस आदमी को पता चल जाएगा कि तुमने उसे धोखा दिया है। हमारा हीरो कहता है मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। दो युनसु कहता है कि किम्बुजिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। प्लान के अनुसार चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होगी, हमें एक और नया प्लान बनाना होगा। दो हैसु कहती है कि मैं भी हेल्प करूंगी, क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ? हमारा हीरो कहता है कुछ भी नहीं, मुझे तुम पर इतना विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें कोई भी काम दूँ। तुम अनस्टेबल हो। तुमने पिछली बार भी जीवन के सामने एक गलती की थी। तुम इमोशनल हो जाओगी और सब कुछ बर्बाद कर दोगी। दो युनसु को उस बिजनेसमैन ने जो फ़ोन दिया था उस पर जीवन का कॉल आता है। उसकी बहन कहती है कि मत उठाओ। दो युनसु कॉल उठाता है और बात करता है कि मिस्टर दो युनसु तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही है। दो युनसु कहता है कि वहाँ पर सौदे के लिए 2 लेन देन होंगे। पहले मैं उसे पैसे दूंगा, फिर जब उसे पैसे मिल जाएंगे तो मुझे वह दूसरी जगह बुलाएगा। उसके बाद मैं दूसरे लोकेशन पर पहुँच जाऊँगा, फिर वहाँ से विक्टिम को रिसीव करूँगा और सारे विक्टिम्स लेकर वहाँ से बाहर आ जाऊँगा। चोई कहता है कि मतलब कि तुम पहला पड़ाव पार करोगे और दूसरे पड़ाव में आप मुझे लोकेशन बताओगे। तो युनसु कहता है कि मैं पहला पड़ाव संभाल लूँगा, पर दूसरे पड़ाव में पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। यही तरीका है जिससे हम उनको पकड़ सकते हैं। वे सर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपके लिए अकेले जाना सही रहेगा, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट कॉन्टैक्ट लोकेशन कहाँ है? तो युनसु कहता है कि नहीं, कहता है कि चाहे कुछ भी होता है मैं पुलिस के कॉन्टैक्ट में नहीं आऊँगा। चोई कहता है कि मिस्टर दो युनसु हम आपकी पक्की रक्षा करेंगे और हम आपको गिरफ्तार भी नहीं करेंगे। जीवन कहती मिस्टर दो युनसु प्लीज़ हमारा विश्वास कीजिए। जीवन ने पहले कहा था कि मैं दो युनसु के साथ गलत नहीं कर सकती। क्या उसने उनकी इन्फॉर्मेशन देखकर खुद को खतरे में नहीं डाला? अगर हम उसे पकड़ने के लिए उसे धोखा देने वाले हैं, अगर ऐसा ही करना है तो मैं इस इन्वेस्टिगेशन से बाहर होना पसंद करूंगी। चोई कहता है कि हम उन लोगों में से नहीं है जो कि किसी को धोखा दे। ये प्लान आपके लिए खतरनाक है, फिर भी यह हमारी जिम्मेदारी रहेगी। जीवन कहती है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सुरक्षा कर सके मिस्टर दो, आप सेफ्टी की फिक्र ना करें। तो युनसु कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं पुलिस के कांटेक्ट में नहीं आऊँगा। तुम लोग बस उन लोगों को बचाओ जिसका अपहरण किया गया था और मुझे अपना ख्याल रखना अच्छे से आता है। और हमारा हीरो कॉल कट कर देता है। वो उससे पूछता है कि अभी जो माल है वो कैसा है? डायबिटीज की वजह से उसकी आँख खराब हो गई है। और कहता है बच्चे के बारे में क्या?
वह थोड़ा कमजोरी फील कर रहा है। उन्हें पता लग जाता है कि उनके एक मेंबर मर गई है। वहाँ पर कोई उनके पास कोई फोटो लेके आता है। फिर यहाँ पर हमारा हीरो उनके पास पैसे लेने के लिए आता है। कहते हैं कि मेरे ख्याल से जिन चीज़ों को पैसों से सुलझाया जा सकता है, लगता है कि वो सबसे आसान होती है। कहता है कि हालांकि मुझे चिंता है कि चीज़ें कुछ ठीक नहीं हो सकती, बल्कि चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। वो कहते हैं कि यूनसू, मैं इन पैसों का 10 गुना ज़्यादा दूंगा, बस तुम यहाँ से चले जाओ। अपने परिवार की चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं उनका ख्याल रखूंगा। दो यूनसू कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार को आपके साथ बिल्कुल नहीं सौंपना चाहता। कहता है कि आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं, आपको किसी की परवाह नहीं है। अपने मकसद को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप अपना परिवार मुझ पर भरोसा करके सौंप सकते हैं? वे कहते हैं कि समझा, तुम्हारी ये ईमानदारी दिल को तसल्ली देती है। यहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। कहते हैं कि यूनसू गुड बाय। वैसे भी तैयारी कर रहे होते हैं उसको पकड़ने के लिए। किम चोई जीवन से कहता है कि मुझे वास्तव में खुशी है कि तुम इस टीम में हो। यहाँ पर किम चोई के पास कोई कॉल आता है रिकॉर्डिंग डिवाइस के बारे में। उन्होंने सारा डेटा रीस्टोर कर लिया होता है। यहाँ पे रात को जीवन का 2 यूनसू के पास कॉल आता है। जीवन कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। नाम सुन गिल की पत्नी ने मुझे तुम्हारा बैग दिया था। मैंने उस प्लेयर पर रिकॉर्डिंग सुनी, मुझे बता सकते हो वो आवाज़ क्या थी? 2 यूनसू कहता है यह मेरी माँ की आवाज़ थी। कहता है कि 1997 में मेरे माँ के मिसिंग होने से ठीक पहले उन्होंने ही मुझे दिया था ताकि मैं उन्हें किसी भी वक्त याद कर सकूं। पिता ने उनकी लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने उनका सारा सामान जब्त कर लिया था। मैंने सोचा कि अगर मैं कहूँगा तो वो इसे भी ले लेंगे। जीवन कहती है तुम अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना? 2 यूनसू कहता है कि एक साइकियाट्रिस्ट ने मुझे एनालाइज किया था कि मेरे अंदर भावनाओं को महसूस करने की क्षमता नहीं है। मैं ऐसी भावनाओं को महसूस करने में सक्षम नहीं हूँ। जीवन कहती है कि तो तुम उसे इतना क्यों सुनते थे? तो इंसु कहता है वह मुझे बिल्कुल नहीं पता। इंसु कहता है मुझे किसी ने कभी नहीं बताया कि मैंने ऐसा व्यवहार क्यों किया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। कहता है कि पता है तुमसे मैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। जीवन कहती है कि मिस्टर दो इंसु प्लीज़ अपना ख्याल रखना। कहती है कि मैं रख रही हूँ, ठीक है। उसे याद आता है कि मैं रात के 10 बजे फिर से कॉल करूँगी तुम्हें। जब वह घड़ी देखता है रात के 10 ही बजे